नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी के साथ जो बेहद ही हैरान कर देने वाली है, पैरों तले जमीन खिसका देने वाली है। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के भागलपुर की। भागलपुर में एक थाना लगता है, थाना बाईपास थाना के अंतर्गत एक गांव आता है करमपुर गांव में एक लड़की काफ़ी सुंदर, जिसका नाम रहता है रेणु कुमारी पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन जो उसका परिवार रहता है, जो घर में उसके माता पिता, भाई और एक बड़ी बहन, आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं रहती है। अब लड़की बड़ी हो रही थी, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही थी, भाई मेहनत मजदूरी कर अपने बहन को पढ़ाता था। और एक बहन की शादी, जो बड़ी बहन रहती है, उसकी शादी बांका के राजौन गांव में एक व्यक्ति के साथ तय हो जाती है। अब छोटी बहन को पता चलता है, रेणु को, कि उसकी बड़ी बहन की शादी बांका में काफ़ी अच्छे लड़के के साथ तय हुई है। पार्टी भी ठीक ठाक है, पैसे वाली है, परिवार काफ़ी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है। रेणु काफ़ी खुश होती है कि चलो उसकी दीदी की शादी काफ़ी अच्छे घर में हो रही है। उसकी दीदी भी काफ़ी बेहद ही सुंदर और तेज तर्रार रहती है और पढ़ी लिखी भी रहती है। अब इधर रेणु काफ़ी खुश रहती है। अब उसकी दीदी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके ससुराल में उसकी दीदी को ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की। अब उसकी दीदी फ़ोन कर अपने बहन रेणु को अपने घर बुलाती है। अब रेणु को पता चलता है कि जीजा के घर जाना है, तो रेणु बहुत खुश होती है और बहन से मिलना भी था। दोनों ही बहनों में काफ़ी अच्छा प्यार था। अब रेणु तैयार होती है और तैयार होकर अपने भाई के साथ अपने दीदी के घर चली जाती है। अब घर जाने के बाद वहाँ कुछ दिनों तक वह रहती है। इसी बीच एक लड़का रजनीश भी काफ़ी हैंडसम लड़का रहता है। और रजनीश की बहन की शादी, जो रेणु रहती है, रेणु की बहन यानी कि रेणु के जीजा के बड़े भाई से रजनीश की बहन की शादी हुई थी। कहें कि रेणु की बहन के जेठ की जो पत्नी रहती है यानी कि जेठानी, वह रजनीश की बहन रहती है। अब रजनीश भी रिश्तेदार लगता है एक तरह से। रजनीश भी अपनी बहन के घर मिलने जाता है। अब मिलने जाता है तो अपनी बहन से मिलता है, तभी रेणु पानी लेकर रजनीश के पास पहुंचती है। अब रजनीश देखता है कि इस घर में इतनी खूबसूरत लड़की तो पहले कभी नहीं थी, आखिर ये लड़की कौन है। अब वो घूर कर उस रेणु लड़की को देखने लगता है। अब रेणु भी उस लड़के को देखती है। देखने के बाद अब वहाँ से शर्माती है और अंदर कमरे में चली जाती है। अब उसकी दीदी जब आती हैं रजनीश की, तो वह पूछता है कि दीदी, ये लड़की कौन है। अब उसकी दीदी बताती है कि यह मेरी देवरानी की बहन है और पढ़ाई लिखाई करती है, काफ़ी तेज़ तर्रार लड़की है। अब रजनीश मुस्कुराता है और मुस्कुराकर फिर उस रात वो वहीं रुकता है। रुकने के बाद अब नए नए बहाने ढूंढता रेणु से बात करने के लिए। अब रेणु से वह समय निकाल कर बातें करने लगता है। धीरे धीरे अब दोनों में जान पहचान हो जाती है। इसी बीच अगले दिन रेणु का भाई आ जाता है और रेणु को लेकर घर चला जाता है। अब उधर रजनीश उस लड़की से इश्क कर बैठता है। अब उसे इस कदर चाहने लगता है कि अब वह रेणु के बगैर एक पल भी रह नहीं पा रहा था। अब वो अपने दीदी के घर जाता है और फिर दीदी से बात करता है और पूछता है कि दीदी, रेणु किस गांव की रहने वाली है। तो उसकी दीदी सब कुछ बताती हैं, यहाँ तक कि रेणु का नंबर भी दे देती हैं, क्योंकि वो अपनी बहन से कहता है कि रेणु से मेरी बात हुई थी तो रेणु नंबर देना भूल गई, क्योंकि रेणु को जॉब की ज़रूरत है और मैं जॉब लगवा सकता हूँ। तो उसे लगता है कि उसका भाई काफ़ी अच्छा है, भाई को नंबर दे देती है। अब भाई रेणु को फ़ोन करता है, रजनीश फ़ोन कर, जैसे ही फ़ोन करता है रेणु फ़ोन रिसीव करती है। सामने से आवाज़ आती है कि मैं रजनीश बोल रहा हूँ। अब रेणु सन्न रह जाती है, कहती है कौन रजनीश। तो बताता है कि शाम को आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, आपकी दीदी के घर में आया था। अब रेणु को लगता है कि लड़का
तो रिश्तेदार है। बातचीत करने लगती है और कहती है ठीक है मैं पहचान गई, मगर नंबर कहाँ से मिला। अब आपस में प्यार भरी धीरे धीरे बातें होने लगती है और दोनों की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती हो जाती है तो धीरे धीरे दोनों के बीच आए दिन चैट शुरू हो जाते हैं, मैसेज शुरू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से थोड़े बहुत चैट पर बातें करते हैं, कभी कभी एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन लड़की रजनीश को फ़ोन करती है। फ़ोन करके कहती है मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, क्या तुम्हारे पास कोई जॉब हो तो मुझे बताओ। अब रजनीश उससे पूछता है कि तुम क्या करती हो, तो अब बताते ही है कि अभी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है उसकी, अभी वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन इस बीच वह जॉब चाहती है। अब रेणु से मिलने के लिए वह समय मांगता है और उसके घर कुछ दिनों बाद पहुंचता है। उसका भाई भी घर, इंद्र रेणु के भाई का नाम रहता है। इंद्र भी काफ़ी तेज़ तर्रार रहता है, मेहनती लड़का रहता है। अब वह रजनीश को देखता है तो वह पहचान जाता है, क्योंकि वह कई बार शादी विवाह में गया था और उसकी मुलाकात पहले भी रजनीश से हुई थी। अब रजनीश को वह पहचानता था। रजनीश की घर में बुलाकर काफ़ी आवाभगत करता है, उसकी सेवा सत्कार करता है। अब रजनीश के सामने बैठकर रेणु भी बातें कर रही थी, उसका भाई भी बातें कर रहा था। भाई के सामने ही बातचीत कर रहा था तो इंद्र पूछता है कि आखिर अचानक से आप मेरे घर कैसे आ गए। रजनीश बताता है कि वह किसी काम से इसी रास्ते से जा रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना वह आपके घर, यानी कि रिश्तेदारी है तो मिलता चले। अब आपका घर और मेरा घर, आपकी बहन और मेरी बहन तो बहन ही हुई। अब इंद्र सोचता है काफ़ी अच्छा लड़का है, दोनों में बातचीत होती है। अब रजनीश किसी काम से वहाँ गया हुआ था, बातचीत दोनों में शुरू हो जाती है। इसी बीच रेणु भी बातचीत करती है तो बताती है कि उसके पास कुछ डिग्रियाँ पड़ी हुई हैं और उसको पैसे की ज़रूरत है, कहीं टीचिंग की जॉब लग जाए या फिर कोई प्राइवेट छोटी मोटी जॉब मिल जाए तो वो उसे बताए। अब इसी बीच रजनीश रेणु से कहता है कि ठीक है एक काम करो कि तुम अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो मुझे दे दो। लड़की अपना सर्टिफिकेट रजनीश को दे देती है। रजनीश उसका सारा सर्टिफिकेट लेकर वहाँ से चला जाता है। अब दोनों में अब धीरे धीरे जॉब को लेकर धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगती है और दोस्ती अब इस कदर आगे बढ़ने लगती है कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब रातों रातों को दोनों में बातचीत होने लगती है। उधर लड़की जब अपना सर्टिफिकेट मांगती थी तो लड़का कहता था कि इसमें अब तुम्हें सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही क्या है, मेरे पास तुम्हारी सर्टिफिकेट सेफ पड़ी है और जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें दे दूँगा, आखिर जॉब तो मैं ही लगवाऊँगा ना, शादी तो तुम मुझसे ही करोगी। अब लड़की कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, प्यार करती हूँ तो मेरे घर वाले तुम ही से शादी कर दें। लेकिन अब रजनीश जब ये बात सुनता है कि लड़की अपने घर वालों पर दबाव नहीं बना सकती है, वह तो इस तरह की बातें कर रही है, तो अब लड़की पर दबाव बनाने लगता है। अब वो उससे छुप छुप कर मिलने लगता है, उसे लेकर बाहर भी जाने लगता है। अब लड़की भी उसे चाहने लगती है, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और इस कदर चाहने लगते हैं कि अब लड़का उस लड़की को अपनी प्रेमिका रेणु पर दबाव बनाने लगता है। दबाव बनाकर कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी जो सर्टिफिकेट है मैं जला दूंगा। अब चाहे वो प्यार में बोल रहा था या फिर गुस्से में बोल रहा था। लड़की कहती है नहीं ऐसा मत करना, मैं अपने घर वालों से बातचीत करती हूँ। अब घर वालों से बातचीत होती है। लड़का जो उसका भाई रहता है इंद्र को भी पता था कि रजनीश काफ़ी अच्छा लड़का है, तेज़ तर्रार लड़का है, पढ़ा लिखा है। अब रजनीश की बहन से भी बातचीत होती है, सबसे बातचीत होती है। उस बातचीत के पहले एक दिन जब रिश्ते की बात हो रही थी, घर वाले लड़की देखने के लिए जाने वाले थे, उससे पहले वो अपने घर वालों से बातचीत करता है, अपनी बहन से बातचीत करता है रजनीश। उसके बाद वह खुद अकेले ही इंद्र के घर जाता है, यानी कि रेणु के घर जाता है। रेणु से शादी की बातचीत करता है, रेणु के भाई से शादी की बातचीत करता है। अब 2 महीने के अंदर ही दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। अब शादी फिक्स हो जाती है और इधर भाई भी अच्छा लड़का देखकर रेणु मोहब्बत करती थी, तो उसकी मोहब्बत को सोचता है कि ठीक है लड़का अच्छा है तो बहन भी पसंद करती है, कोई बात नहीं है। शादी फिक्स हो जाती है और करीब 24 तारीख को दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी जब दोनों की हो जाती है, शादी होने के बाद अगले दिन जब रेणु को लेकर रजनीश अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घर पहुंचता है तो घर पर काफ़ी स्वागत किया जाता है ढोल नगाड़ों के साथ।
लेकिन वहाँ आसपास मोहल्ले के लोग पड़ोसी नहीं दिख रहे थे, सिर्फ घर के ही कुछ लोग थे, 1-2 रिश्तेदार थे। लेकिन परिवार को छोड़कर कोई भी खुश नज़र नहीं आ रहा था। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी एक औरत वहाँ आती है और वह रेनू की तरफ देखते हुए मुस्कुराती है, कहती है कि मुझे तुम शायद नहीं पहचान रही हो, मैं तुम्हारी सौतन हूँ। अब रेनू सन रह जाती है और उसे देखती है तो सोचती है कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा। अब वो मुस्कुराते हुए नमस्ते करती है और अंदर चली जाती है। रात में कमरा सजाया जाता है, अब सुहागरात की बारी आती है। रेनू के कमरे में दूल्हा जाता है और जाने के बाद उसके साथ पूरी रात सुहागरात मनाता है। अगले दिन सुबह होती है, सारे रिश्तेदार, जितने भी 1-2-4 रिश्तेदार जो आए थे, वो सभी अपने अपने घरों को लौट चुके थे। शाम होते ही अब फिर से रेनू सबसे मिलती जुलती है। अक्सर कर हम देखते हैं कि हमारे समाज में जब दुल्हन किसी की भी हो, किसी की बहन बेटी हो, जब एक दूसरे के घर जाती है तो वह ज़्यादा लोगों को समझ नहीं पाती, जान नहीं पाती है, एक कमरे में ही बैठी रहती है। और जो उस कमरे में जाता है, पति हो या फिर सास हो या फिर कोई ननद हो या कोई रिश्तेदार हो, सिर्फ उसे ही पहचान पाती है। कई हफ्ते लग जाते हैं लोगों को जानने पहचानने में, और जब तक रिश्तेदार घर पर रहते हैं तब तक दुल्हन घर से, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि लोग दुल्हन की कमियों को ढूंढते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे ही रीति रिवाज हैं। तो लड़की भी घर से बाहर नहीं निकलती है, अपने कमरे में बैठे रहती है, जो भी जाता उससे मिलती। अब अगले दिन जब सभी लोग रिश्तेदार चले जाते हैं, घर पर सिर्फ सास ससुर, उनकी ननद, यही लोग रहते हैं। और वो औरत रहती है जो अपने आप को सौतन बताई थी। अब शाम होती है, धीरे धीरे रेनू अपने कमरे में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। पति को फ़ोन करती है। उधर रजनीश उसके कमरे में जाता है, बैठकर बातचीत करता है। समय गुजरता है, खाना आता है, लड़की खाना खाकर बेड पर आराम करने लगती है। रेनू तभी लड़का अपने कमरे में जाता है, अपने कमरे में जाता है। रेनू इधर अपने कमरे में इंतज़ार कर रही थी। आप सोच रहे होंगे कि रेनू का कमरा अलग और उस लड़के का, रजनीश का कमरा अलग कैसे हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। रजनीश अपने कमरे में जाता है, जो उसका पहले का पुराना कमरा था, और उस कमरे में जाकर जो उसकी सौतन रहती है उसके साथ वह पूरी रात गुजारता है। इधर रेनू कमरे में इंतज़ार कर रही थी, और जब रात को 1 बजते हैं तो सोचती है आखिर उसका पति है कहाँ, क्यों नहीं आया, रजनीश कहाँ है। तो जाकर आसपास के कमरों में देखती तो कुछ पता नहीं चलता है। तभी एक कमरे में आवाज़ आ रही थी, वहाँ जाकर वह देखती है कि उसका पति रजनीश किसी और औरत के साथ कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में है। जब वह देखती है तो हैरान रह जाती है। वो अपने पति से पूछती है कि यह क्या कर रहे हो। तभी पत्नी बताती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारी सौतन हूँ, रजनीश की मैं पत्नी हूँ। और वो चौंक जाती है। रजनीश से पूछती है कि क्या ये सही कह रही हैं, तुम शादीशुदा हो। रजनीश कहता है हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता था। लड़की कहती है तुमने कभी बताया नहीं, और तुम तो हमेशा यही कहते थे कि तुम कुंवारे हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, और इसकी जानकारी किसी को नहीं रहती है। और सबसे हैरानी की बात होती है कि खुद रेनू की बहन अपने जेठानी के भाई के बारे में भी नहीं इतना जानती थी कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। और इंद्र ने, रेनू का भाई, कभी पता लगाने की भी शायद कोशिश नहीं किया कि, या उसके दिमाग में नहीं आया होगा कि रजनीश शादीशुदा है या फिर नहीं। अब रजनीश दहेज की मांग करने लगता है, कई लाख रुपयों की मांग करता है। अब इधर रेनू का रो रो कर बुरा हाल रहता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो किसको फ़ोन करे, किसी को क्या मुँह दिखाएगी। उसका पति रजनीश, जिसको वह चाहने लगी थी, वह तो धोखेबाज निकला। अब 27 अप्रैल को वो अपने भाई इंद्र को फ़ोन करती है। फ़ोन कर बताती है फ़ोन पर कि भाई मेरी हालत सही नहीं है। इंद्र पूछता है बहन तुम्हें क्या हो गया है। बहन रोने लगती है। अब उसके आंसू को देखकर, यानी कि महसूस किया जाता है फ़ोन पर, भाई महसूस करता है कि उसकी बहन रो रही है। अब वो अपने बहन को दुख को सह नहीं पाता है, रोने लगता है। पूछता है बहन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि 2-3 दिन पहले तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम जिसको चाहती थी उससे तुम्हारी शादी हुई है, फिर तुम रो क्यों रही हो। वह रोने लगती है, बताती है कि भाई
जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत समस्या में हूँ। फ़ौरन इंद्र फ़ोन काटता है और अपनी बाइक लेता है और उसके गांव करमपुर पहुंचता है, ससुराल पहुंचता है। ससुराल पहुंचने के बाद अंदर जाता है। जाने के बाद अपनी बहन के पास जाता है तो वहाँ सौतन यानी कि उसकी पहली बीवी रजनीश की, और रजनीश घर पर नहीं रहता है और सास ससुर घर पर रहते हैं। अपनी बहन के कमरे में जाता है, सबको पता चल जाता है कि भाई आया है, यानी कि सब भाई को पता चल जाएगा। बहन रोने लगती है और रोते हुए अपने भाई के गले लगती है और कहती है कि भाई, रजनीश पहले से शादीशुदा है और मुझे भी नहीं पता था, ना इसने कभी बताया, मेरे साथ धोखा हुआ है। और भाई जैसे ही यह बात सुनता है वो सन्न रह जाता है, जैसा लग रहा था कि एक आदमी जिंदा लाश बन चुका हो। एक भाई अपनी बहन को इस हालत में देखकर सदमे में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब यह क्या सुन रहा है, क्या उसकी बहन झूठ बोल रही है। अब वो परेशान हो जाता है, कहता है बहन क्या यह तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी उससे प्रेम मोहब्बत है और तुम्हें पता भी नहीं था। अब वो अपने आप को कोसने लगता है कि काश बहन को नहीं पता था तो उसने भी पता करने की कोशिश नहीं की। सास ससुर से बातचीत करता और पूछता है तो सास ससुर बताते हैं कि रजनीश ने हमें चुप रहने के लिए कहा था। उसने कहा था कि जैसे मैं कहूँगा वैसे आप लोग करिएगा, और जैसा रजनीश ने कहा वैसे ही हमने किया। अब उसके पत्नी से जब पूछता है कि तुम्हारा तो पति शादीशुदा था, तुम्हारा पति था और रजनीश ने दूसरी शादी की, तो तुमने क्यों नहीं मना किया। तो उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मेरे पति को दिक्कत नहीं थी तो मुझे क्या दिक्कत है। भला एक औरत ऐसे कैसे कह सकती है जो पहले से शादीशुदा हो और वह खुद अपने पति के शादी में नाच रही हो, गा रही हो। लेकिन अब रजनीश से जब बातचीत करता है तो रजनीश कहता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ और पैसे चाहिए, नहीं तो मैं अब तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। भाई परेशान था, उधर वह धमकी दे रहा था रजनीश, और इधर इंद्र अपनी बहन की समस्याओं को लेकर परेशान था कि आखिर वह करे तो करे क्या करे। वो उसे पैसा दे या फिर उस अपनी बहन को घर ले जाए या अपनी बहन को घर पर छोड़े। वह काफ़ी परेशान हो जाता है। परेशान होकर फिर घर में बातचीत होती है। किसी तरह से दोनों पत्नी एक रजनीश के साथ रहने पे तैयार हो जाती हैं। उधर इंद्र कुछ पैसे भी देता है और अब जो होता है उसके हाल पर छोड़ देता है। रजनीश दोनों के साथ रहने लगता है। कुछ दिन और गुजरता है। अब रजनीश की पहली पत्नी एक दिन रात को करीब 7 बज रहे थे, शाम को 7 बज रहे थे, उसकी पत्नी जाकर इंद्र की बहन रेणु को, यानी कि नई नवेली दुल्हन को, जाकर एक लोहा गरम कर उससे दागती है और मारने लगती है। रेणु जब तक समझ पाती कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, तभी पहली पत्नी कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरी ज़िंदगी को नरक कर दिया है। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। अब यहाँ तक कि धमकी भी देने लगती है। अब वहाँ से चली जाती है। फिर 28 तारीख को सुबह में लड़की अपने भाई को फ़ोन कहती है भाई यहाँ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी, यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। भाई कहता है कि ठीक है मैं बाहर हूँ, मैं शाम तक आता हूँ। अब 29 तारीख को 28 तारीख को किसी कारणवश इंद्र अपनी बहन के घर नहीं जा पाता है। जब 29 तारीख को सुबह वो अपने बहन के घर जाता है तो देखता है कि घर पर कोई नहीं है, घर पर ताला बंद है। अपनी बहन को फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अपने जीजा को फ़ोन करता है तो उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। अब इंद्र परेशान हो जाता है। परेशान होकर आसपास लोगों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि कल लोग बैग वगैरह लेकर कहीं जा रहे थे दोपहर में ही। अब भाई परेशान होता है। इंद्र सोचता है कि आखिर लोग कहाँ गए होंगे, सभी का नंबर बंद आ रहा है। अब वह पहुँचता है बाईपास थाना पहुँचने के बाद वहाँ थानेदार साहब को सारी बात बताता है कि मुझे शक है कि उसकी बहन का कत्ल कर दिया गया है, क्योंकि नंबर बंद आ रहा है। और उनकी बहन ने फ़ोन कर अपने भाई को सारी बात बताई थी कि उसकी जान खतरे में है, लोग उसे मारना चाहते हैं। अब पुलिस पूछती है कि आखिर ऐसा क्या तुम्हारी बहन के साथ हुआ। तो सारी हकीकत बताता है कि बहन से झूठ बोलकर एक रजनीश नामक व्यक्ति ने, जो कि दूर का रिश्तेदार है, और वह मेरी बहन से प्रेम संबंध कर प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ शादी की और अब पैसे की मांग कर रहा है। कुछ पैसे मैंने दिए हैं,
लेकिन फिर भी और भी पैसे की मांग कर रहा था, जिस पर उसकी बातचीत हुई थी और उसकी बहन के साथ उसकी पहले वाली बीवी से झगड़े भी हुए थे। सास ससुर भी चाहते थे कि अब यह लड़की दूर चली जाए, क्योंकि सास ससुर और जो सौतन रहती है पहली बीवी और रजनीश मिल करके एक साजिश रची थी कि लड़की के साथ रजनीश रातें भी गुजारेगा और उसे घर लाने के बाद उसके साथ पैसे की मांग भी करेगा और अच्छा खासा दहेज भी मिलेगा। जितना इंद्र के पास पैसा था उसने अपनी पैसा लगा करके दे करके करीब 3 से 4 लाख रुपए दहेज दिया था लड़के ने और देकर अपनी बहन की शादी भी की थी। अब पैसे की लालच में रजनीश ये सब काम करता है, एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है, घर पहुंचती है तो देखती है ताला टूटा हुआ है, ताला बंद है। ताला तोड़कर अंदर जाकर देखती है तो कहीं कुछ भी नहीं मिलता है। घर में एक बैग तक नहीं रहता है। अब पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पड़ोसी बताते हैं कि कल दोपहर 12-1 बजे के आसपास रजनीश अपने दोनों पत्नियों को लेकर और सभी को साथ लेकर कहीं जा रहा था। अब देखने वालों ने ऐसा बताया, लेकिन पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है। वह बताता है कि सिर्फ एक उसकी पत्नी थी और ऐसा देखने से लग रहा था कि वह उसकी पहली पत्नी है। रजनीश और उसके सास ससुर एक बड़ा सा बैग लेकर वह कहीं जा रहे थे, बाकी कोई जाते हुए दिखाई नहीं दिया। और एक और व्यक्ति था उसके साथ जो पास के ही एक गांव का रहने वाला है। अब कोयला छिलिया गांव का रहने वाला रणधीर एक व्यक्ति वो भी साथ में रहता है। अब पुलिस टेक्निकल यूँ कहें कि साइबर क्राइम विभाग का मदद लेती है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता है। टेक्नोलॉजी यूज़ करती है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। अब पुलिस उस कोयला छिलिया गांव पहुंचती है और रणधीर को ढूंढ निकालती है। रणधीर को ढूंढ निकालती है तो रणधीर को लेकर थाने जाती है। थाने जाने के बाद रणधीर को थाने में पूछताछ होती है। पूछताछ में रणधीर टूट जाता है और वह बताता है उसकी बहन की हत्या कर दी गई है और हत्या कर सूटकेस में बंद कर एक नदी के किनारे ले जाकर जोगिया तालाब के किनारे एक गड्ढे में उसे दफना दिया गया है। अब जैसे ही यह खबर इंद्र सुनता है वह चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, सर पकड़ लेता है और धरती पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। भला उसकी बहन का कत्ल कर दिया गया था। अब पुलिस उसके निशानदेही पर रणधीर के बताए हुए जगह जोगिया तालाब जाती है और वहाँ से गड्ढे की खुदाई कर दफन हुई रेणु की लाश निकलती है। अब रेणु की लाश को देखकर भाई सदमे में आ जाता है। उधर रेणु की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और रणधीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस अब जगह जगह छापेमारी करती है। छापेमारी कर 1 तारीख को सुबह में दोनों ही सास ससुर और रजनीश गिरफ्तार किए जाते हैं और गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ होती है। तीनों ने जुर्म को कबूल किया कि पैसे की लालच में, दहेज की लालच में ऐसा उसने किया है। गुनाहों को कबूल कर लिया तो पुलिस अब तीनों को गिरफ्तार करती है। उधर रणधीर को भी गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर चारों को पुलिस जेल भेज देती है। तो साथियों, जो भी इस कहानी को सुनता वह हैरान रहता है कि एक व्यक्ति दूसरी शादी करता है सिर्फ पैसों के लिए और उस लड़की को मौत के घाट उतार देता है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है अनिल गोयल जी हैं, डॉक्टर AK अग्नोत्री जी हैं, रविंदर एसाई हैं, अल्ताफ़ हुसैन भाई हैं, नासिर पठान भाई हैं, फैज़ल भाई हैं, राहुल सिंह हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यारा सा कमेंट पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा। यूँ ही आप लोग कमेंट करते रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।